Hello students, welcome to the new lecture of physics circular motion. आज के लेक्चर में हम लोग डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने वाले हैं. इनफैक्ट जो पिछले लेक्चर तक जो हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन में लगभग 7, 8, 9 लेक्चर कुछ हो चुके हैं. ठीक है, उसमें हम लोग जो पढ़े थे वहां पे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन था, है ना. काइनेमेटिक्स मतलब क्या होता है, जो पैरामीटर्स से मोशन को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, उन पैरामीटर्स को हम लोग जान रहे थे, है ना. इट वॉज जस्ट लाइक जो हम लोग काइनेमेटिक्स एक चैप्टर ही पढ़े थे, है ना, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, है ना, ये सब पढ़े थे, प्रोजेक्टाइल मोशन. उसके बाद हम लोग फिर कहाँ आ गए थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे आ गए थे, जहां पर फोर्स के बारे में डिस्कशन होता था. ठीक है, तो वहां पर फोर्स के बारे में जब डिस्कशन होता था तो एक स्ट्रेट पाथ पे होता था. यहाँ पर क्या होगा, सर्कुलर पाथ में फोर्स का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है ना. कुछ बहुत, है ना, भयंकर चीज इसमें नहीं सीखने वाले हम लोग, सिंपल चीज सीखेंगे, लेकिन हाँ उसका यूज, है ना, अनगिनत बार आते रहेगा और हमेशा आता रहेगा, लगभग हर चैप्टर में फिर आता रहेगा. ठीक है, चाहे सर्कुलर मोशन हो, रोटेशन हो, एसएचएम हो, किसी भी चैप्टर में आप लोग उठाइएगा तो ये वाला जो आज का लेक्चर से जो हम लोग सीखेंगे उसका यूज आने लगेगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. आप लोग खुद ही बताओ ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, क्या कितना फेमस फॉर्मूला था, हर चैप्टर में आ रहा है ना. वर्क और एनर्जी में भी आप लोग देखे होंगे, फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में देखेंगे. उसके बाद अभी तो स्टार्ट ही हुआ 11th क्लास, है ना, बाकी सब चैप्टर्स में देखते रहेंगे. उसी तरह ये टॉपिक भी बहुत ही बेसिक है, तो ध्यान से सुनिएगा. तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, है ना, इसका मतलब मोशन में, है ना, को हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर, उसका डायनेमिक्स पार्ट. तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टर्म होता है जो यहाँ पे हम लोग को सीखना होता है, एकदम नया टर्म है ये, सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स. मे बी 9th क्लास में आप लोगों ने सुना होगा इसका, है ना, इसका टर्म, ये टर्म सुना होगा, लेकिन बहुत ज्यादा शायद नहीं जानते होंगे. तो अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे. तो लेट्स से कि कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है. ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो वहां पे हम लोग सीख चुके हैं, अगर उसका रेडियस r है, ठीक है, और वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में है. ठीक है, तो यहाँ पर देख चुके हम लोग दो तरह के एक्सीलरेशंस लगते हैं. ठीक है, कौन, एक रेडियल एक्सीलरेशन होता है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होता है. ठीक है, और एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है जो कि टेंजेंट पे होता है. मान लो थोड़ी देर के लिए हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट है. तो वेलोसिटी ये कांस्टेंट है ना, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हम लोग मान लो अभी थोड़ी देर के लिए समझो बस अभी पढ़ रहे हैं. ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए पढ़ रहे हैं. ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना. वेलोसिटी कांस्टेंट कहना गलत है क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. ठीक है, लेकिन जब भी मैं वेलोसिटी कांस्टेंट बोलूं तो उसका समझ लेना मैग्नीट्यूड का ही बात कर रहा हूं. ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में भी क्या है, जीरो. टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा. समझ रहे हो इस चीज को. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नेट एक्सीलरेशन, है ना, इन दिस मोशन, इन दिस पार्टिकुलर मोशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट एक्सीलरेशन, तो आप लोग क्या बोलोगे कि यहाँ पर जो नेट एक्सीलरेशन है, ठीक है, वो रेडियल एक्सीलरेशन के ही बराबर है. नेट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेडियल एक्सीलरेशन. और, है ना, कभी कभी इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी कहा जाता है, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. ठीक है, और जो कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है. ये एक्सीलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा. अगर वही टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता तो नेट एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में ना होकर कुछ रिजल्टेंट होता है, जिसपे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स तक में. ठीक है, तो यहां पर एक चीज समझो कि फॉर व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है, जब स्पीड कांस्टेंट है इन सर्कुलर पाथ, ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ हम लोग देख रहे हैं, तो देख सकते हो कि नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर हो गया, इस तरफ होगा, है ना, या यूं, है ना. इसको अभी थोड़ी देर के लिए अगर भूल भी जाओगे, नेट एक्सीलरेशन, है ना, रेडियल एक्सीलरेशन के बराबर नहीं है ना, इसको थोड़ी देर के लिए हटा भी दोगे तो एक्सीलरेशन रेडियल है यहाँ पर. इतना तो समझ में आ रहा है. अब एक चीज जानते होगे तुम लोग, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है. ठीक है, ये बाबू रेडियल एक्सीलरेशन है, ये सब मैं लिख देता हूं, रेडियल एक्सीलरेशन. और इसी को क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी बता दूं मैं. एआर का वैल्यू कितना होता है, एआर का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर होता है.
ठीक है, तो इसको कैपिटल आर ले लिया जाए, या वी स्क्वायर बाई कैपिटल आर, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर होता है ना, ये सब चीज आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अगर मान लो रेडियल एक्सीलरेशन लिया जाए तो यहाँ पे फोर्स भी क्या हो जाएगा, रेडियल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर देखो रेडियल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम, रेडियल एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर है, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल आर को ज्यादा माइंड मत करना, ठीक है, लिखा जाता है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर, कोई दिक्कत, चाहे ये रेडियल एक्सीलरेशन का हो या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का हो, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ना, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। यही फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, लेकिन एक्सीलरेशन कौन सा लेना होगा, स्पेसिफिक एक्सीलरेशन लेना होगा, कौन सा, रेडियल एक्सीलरेशन, ठीक है, नॉट नेट एक्सीलरेशन, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ जाता है, एम इंटू रेडियल एक्सीलरेशन, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग को याद रखना है इस चीज को, ठीक है। एक चीज यहाँ पे जो कंफ्यूजन रहते हैं बच्चों को, ठीक है, तो ये चीज जान लो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू रेडियल एक्सीलरेशन, ठीक है, मास इंटू रेडियल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट इक्वल टू मास इंटू नेट एक्सीलरेशन, ठीक है, इस दोनों में फर्क है, ठीक है। इट इज नॉट इक्वल टू मास इंटू नेट एक्सीलरेशन, मतलब मेरे कहने का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स है, ठीक है, मानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स है, लेकिन वो फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, ये आप लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ रहे हो, और वहां जो आप लोग एक्सीलरेशन लेते थे वो नेट एक्सीलरेशन लेते थे, ठीक है। लेकिन ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये नेट एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कभी भी नहीं करता है, ये कौन सा एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा रेडियल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग एकदम पॉइंट में दिमाग में लिख लीजिएगा, इसको दिमाग में कैसे लिखोगे, कॉपी में लिख लेना, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू रेडियल एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। तो अब इसको अगर डिफाइन करना चाहोगे तो क्या कह सकते हो, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो नेट एक्सीलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, रेडियल एक्सीलरेशन के बराबर हो जाएगा, है ना। जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो नेट एक्सीलरेशन रेडियल एक्सीलरेशन के बराबर होगा। व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है, द फोर्स, द नेट फोर्स, है ना, कह सकते हो द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पाथ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पाथ इज कॉल्ड क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी समझ में आ गई। जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो जो नेट फोर्स होगा टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, जो नेट फोर्स होगा टुवर्ड्स द सेंटर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, ये क्या याद रखोगे तुम लोग, एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना, जो याद रख लो, ठीक है। ओमेगा को वी बाय आर करोगे तो ये आ जाएगा, या वी के जगह ओमेगा आर करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर ओमेगा दिया रहेगा, ठीक है, तो ये वाला यूज कर लेंगे, वी दिया रहेगा तो ये यूज कर लेंगे, ठीक है। वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ये सर्कुलर मोशन। तो ये चीज समझ में आ गई। व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो नेट फोर्स किधर लगेगा, है ना, जिधर नेट एक्सीलरेशन रेडियल एक्सीलरेशन है, ठीक है, तो नेट एक्सीलरेशन रेडियल एक्सीलरेशन है, तो नेट फोर्स भी किधर लगेगा, इधर ही लगेगा नेट फोर्स, ठीक है। तो ये जो नेट फोर्स होता है यही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है, जो कि किस डायरेक्शन में लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, ठीक है। अब हम लोग इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ हम लोग इसको देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को, और कहाँ इसका यूज आता है। इनफैक्ट 9th क्लास में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में इस चीज को देख चुके होंगे। ऐसे समझ लो, जैसे कि मान लो एक धागा है, ठीक है, धागा को तुम पकड़ के गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है, वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। वो जब गोल गोल घूम रहा है, मान लो कि तुम्हारा हाथ का मूवमेंट ऐसा है कि उसको स्पीड, है ना, कांस्टेंट मिल रही है, ठीक है। धागे में एक पत्थर अटैच है, उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, है ना, एक सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं। तो माना कि उस पत्थर की स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है हर मोमेंट पर। तो जब वेलोसिटी बाबू कांस्टेंट नहीं है तो इट मींस दैट देयर इज एक्सेलरेशन, है ना।
बिकॉज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, है ना, पर यूनिट टाइम। तो जब चेंज इन वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन पक्का ना पक्का होगा ही, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन है तो वो एक्सेलरेशन है किधर, तो वो एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की ही तरफ है जब स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। और एक्सेलरेशन अगर सेंटर की तरफ है तो नेट फोर्स भी किधर होगा, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, वो भी सेंटर की तरफ ही होगा। यहाँ कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ है, ठीक है। तो यही नेट फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स देते हैं, ठीक है। कब, जब स्पीड कांस्टेंट होता है तब हम नेट फोर्स कहते हैं, और जब स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है तो नेट फोर्स नहीं बोलते हैं, बस बोल देते हैं फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में है ना इसको, इसका मैं पूरा है ना इस कथा कहानी का एक सार लिख देता हूं। फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। अब देखो एक चीज है ना, अब इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा यहाँ पर। सेंट्रीपिटल फोर्स, अब बोल रहे हो कि फोर्स है, तो क्या सर इस सेंट्रीपिटल फोर्स से आप है ना, जैसे फोर्स का इफेक्ट है ना, हम लोग देखे ना कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, ये सब है ना, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी, जैसे 9th क्लास में पढ़ते थे फोर्स का इफेक्ट, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या मतलब कि मतलब कैसे लगता है, मतलब इसका मतलब कंटैक्ट कैसे होगा, है ना, किस सेंस में कब कैसा लगेगा, ठीक है। तो इस चीज को अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर, है ना, ये कंफ्यूजन अगर है तो। अभी तो मैं देखो गोल गोल घुमा दिया ना, तो यहाँ में मास रखा ना तो कुछ रखा, मैं बोल दिया बस सेंटर की तरफ लगता है ये फोर्स, ठीक है, सेंटर की तरफ लगता है। लेकिन फोर्स मतलब जैसे फोर्स तो हम लोग बहुत सारी चीज पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, टेंशन हम लोग पढ़े, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में टेंशन इन द स्ट्रिंग फोर्स देखे हैं, ठीक है। फिर आप लोग 12th क्लास में जाओगे तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना, कूलम्स फोर्स लगता है, K1 Q2 by R², ऐसे बहुत सारे फोर्स है, नॉर्मल फोर्स होता है, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो क्या ये सब फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो हाँ बाबू, यही सब फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करते हैं। फ्रिक्शन एक फोर्स हो गया, ठीक है, क्योंकि है ना जो सेंटर की तरफ लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन फोर्स कौन लगेगा, यही सब तो फोर्स है ना पूरे जहान में, तो यही सब फोर्स सेंटर की तरफ जब लगने लगेंगे तो उस फोर्स को हम तब उस टाइम सेंट्रीपिटल फोर्स कह देंगे, है ना। वो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, कूलम फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, या टेंशन फोर्स हो, नॉर्मल फोर्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये चीज है ना, मैं इसका ड्राइंग बना के बता देता हूं आप लोग को, है ना। एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, मान लो एक रस्सी में पत्थर लगा दिए, ठीक है, और इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं, देख सकते हो डॉटेड डॉटेड सर्कुलर पाथ है यहाँ पर, है ना, दिख रहा होगा, छोटा छोटा डायग्राम बनाया। तो जब सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ढीली रहेगी क्या, नहीं, तन जाएगी। जब ऐसे से घुमाते हैं स्ट्रिंग क्या होता है, तन जाता है, रस्सी तन जाती है। तो वहां पर एक कौन सी फोर्स आ गई, टेंशन फोर्स आ गई। तो अगर मास इस m पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये मास m है, छोटा सा पत्थर है, तो टेंशन हमेशा क्या लगता है, अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है। तो इसके अवे किधर हो गया, इधर ही हो गया, ठीक है। तो इसके अवे लगेगा तो ये टुवर्ड्स द क्या हो गया, बेसिकली सेंटर हो गया। अब ये पत्थर जाते जाते मान लो बोलोगे कि थोड़ी देर में तो सर यहाँ भी आ जाएगी, हाँ आ गई, है ना। तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन सेंस उसका चेंज नहीं हुआ। सेंस हमेशा किधर है, सेंटर की तरफ ही लगने का सेंस है इसका। यहाँ पे पहुंच गया अगर मास m तो सेंटर की तरफ इधर टेंशन लगेगा, ठीक है। तो ये टेंशन, ये जो टेंशन वाली जो फोर्स है, यही किस तरह से एक्ट करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगी। इज इट क्लियर, ठीक। यही टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करने लगी, ठीक है। देखो और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, T का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपल है ना, T एक सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, T इज हियर centripetal force, and we know that the value of centripetal force is, if velocity is v, radius is r, है ना, फलाना फलाना मास m, तो m v स्क्वायर बाई r। समझ में आ रहा है ये चीज। और एग्जांपल देख लो अगर देखना चाहो तो, और कौन सा एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे कि मान लो यहां पे मान लो सन है, ठीक है, सूर्य भगवान यहाँ पे है,
चारों तरफ मान लो अर्थ चक्कर मार रही है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सर्कुलर पाथ, है ना, यहाँ लड़ना नहीं है कि सही इलिप्टिकल पाथ में मूव करती है, ठीक है। अर्थ चारों तरफ घूम रही है, तो अर्थ जो घूम रही है, कुछ यहाँ तो कोई रस्सी धागा नहीं है, ठीक है, ये क्यों मूव कर रही है, यहाँ मूव कर रही है तो इसको तो फोर्स चाहिए मूव करने के लिए, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उस फोर्स का वैल्यू mv²r है, यहाँ हम लोग बस वैल्यू पढ़े हैं mv²r mω²r, लेकिन ये फोर्स है कौन, यही न्यूटन साहब ने बताया था, ये फोर्स कोई और नहीं जो कि सेंटर की तरफ लग रही है, ये बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, याद नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू Gm1m2/r², है ना। यही फोर्स किसके बराबर हो जाएगी फिर mv²r के बराबर। अगर मान लो इसको m1 ले लूं, इसको m2 ले लूं, तो इस पे फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे मैं m2 लिख दूंगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते रहेंगे, ग्रेविटेशन एक चैप्टर ही 11th क्लास पे, है ना, उस पर है ना बाद में वीडियो बनेंगे, तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है। बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो फोर्स है ना, क्या कहते हैं, जो सेंटर की तरफ लगता है वो सब फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बनने लगते हैं। अभी देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया, ठीक है। अभी तुम जो धरती पर खड़े हो, तो है ना, क्या कहता है, ये भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा है, तो एक तरह से कह सकते हो तुम्हारा ग्रेविटी भी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, समझ आ रहा है ये चीज। अब और एग्जाम्पल देखना है, ठीक है। अब देखो, अब तुम लोग के होश उड़ेंगे, एक एग्जाम्पल और लेता हूं, मान लो कि ऐसे करके रोड है, ठीक है, ऐसे करके रोड है। अब ये मत बोलना कि बोर्ड से ऐसे करके जा रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल ही रोड है, तो उसको मैं सर्कुलर ही बनाऊंगा ना, बोर्ड में तो ऊपर से आता हुआ दिखेगा, ठीक है। ऐसे करके रोड है, एक गाड़ी बाबू यहाँ पे चल रही है, ठीक है, गाड़ी का ड्राइवर इधर इसको चला रहा है, ये v वेलोसिटी से चल रही है गाड़ी, है ना, ऐसे करके, ठीक है। सेंटर इस पक्का इस सर्कुलर आर्क का सेंटर कुछ यहाँ पे होगा। अब देखो, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रहा है यहाँ पे, जब भी सर्कुलर पाथ में मूव करोगे स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो भी डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सीलरेशन होगा तो फोर्स होगा। तो अब ये फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, थोड़ा सा सोचो जरा, वीडियो पॉज करो, सोचो कौन सा फोर्स इसको मूव करवा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ बाबू कोई और फोर्स नहीं, जिस फोर्स से आप लोग नफरत करते हो वही फोर्स इसको मूव करवा रहा है, और वो फोर्स कोई और नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। ये फ्रिक्शनल फोर्स ही इसको मूव करवा रहा है, यही इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, mv²r प्रोवाइड कर रहा है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इस पे हम लोग क्वेश्चन भी, इस पे एक टॉपिक ही है बेसिकली सर्कुलर मोशन में, है ना, बहुत सारे लेक्चर्स भी जाएंगे, तो लास्ट क्लास में इस पे है ना टॉपिक ही है, कितना स्पीड चलना चाहिए कि है ना फिसले नहीं गाड़ी, ठीक है, रोड का कितना इंक्लिनेशन होना चाहिए, बहुत अच्छा है ना टॉपिक है, बाद में हम लोग देखते रहेंगे इस पे। और एग्जाम्पल दो कि आप समझ गए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लो, एक कटोरी है ना, ठीक है, यहां पे कोई ब्लॉक है m, ठीक है, ये ऐसे से घूम रहा है, ठीक है, इस कटोरी पे, ठीक है। या यूं समझ लो ना कि एक मौत का कुआं है ना, मौत का कुआं देखो ना, मौत का कुआं ऐसे करके गोल रहता है ना, साइक्लिस्ट ऐसे से घूम आता है उसको मौत के कुएं पे, है ना, डर भी लगता है भयंकर। अब बताओ उसमें उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो यहां पर कोई और नहीं, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल फोर्स जो है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बहुत हो गया, ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं बाबू, ठीक है। मान लो कि चार्ज है, दो चार्ज पार्टिकल है, एक प्लस Q1 और एक प्लस Q2, है ना, या ऐसे देखो ना, ऐसे सोचो, बीच में न्यूक्लियस रहता है, मालूम होगा, है ना, एटम्स पढ़े होंगे, तो बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, है ना, ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। अब तो कौन मूव करवा रहा है, यहाँ तो ना तो नॉर्मल रिएक्शन है, ना ग्रेविटेशनल फोर्स है, ना टेंशन फोर्स है, ना नॉर्मल फोर्स है, ना फ्रिक्शन है, तो यहाँ पर कौन सी फोर्स आ जाती है, कूलम्ब फोर्स आ जाती है, ठीक है, कूलम्ब फोर्स, जिसका वैल्यू होता है kQ1Q2/r², नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, kQ1Q2/r² में लिखा, ठीक है। अब ये सब अभी यहाँ पे सोचना नहीं ये कहां से आ गया, ये क्या है, इसको याद करना है क्या सर्कुलर मोशन के लिए, बिल्कुल नहीं करना है। 12th क्लास में पहला चैप्टर ये है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये सब, और वहां ये सब क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। तो इसलिए सर्कुलर मोशन का आज हम लोग एकदम बेसिक देख रहे हैं, ठीक है। तो अब तुम लोग को समझ में आ रहा है कि ये सारे फोर्स है ना,
करते कुछ और काम थे अपने अपने टाइम में, लेकिन अभी तत्काल ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करने लगे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो बेसिकली आप लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सूडो फोर्स पढ़े होंगे, है ना, सूडो फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का सूडो फोर्स है ना। कैसे सूडो, क्या सूडो, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मान लो वही कहानी फिर से, एक सर्कुलर पाथ है, मतलब सर्कुलर है। ठीक है, यहां पर है ना एक धागे को अटैच करके, है ना, एक मास में अटैच करके इसको मूव करवाया जा रहा है ना। और तत्काल अभी हम लोग मान लेते हैं कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है ना। अभी हम लोग नेट एक्सीलरेशन का चक्कर नहीं लाना चाह रहे हैं, है ना। इनफैक्ट आगे आने वाले लेक्चर्स में वो सब भी आ जाएगा, है ना। तो उन सब क्वेश्चंस को भी बकायदा हम लोग करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पर। तो देखो एक तरीका जो था, है ना, दो तरीके होते हैं कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डायनेमिक्स में। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। सुने हो ना ये सब शब्द, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। हाँ, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक बार हल्का सा बता देता हूं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम होता है जो है ना या तो रुकी हुई है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, या रुकी हुई है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। अब मत बोलना कि सर ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी या जो रुकी हुई है वो उसे हम लोग इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, है ना। हम लोग अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं, जबकि हकीकत में तो ये भी इनर्शियल फ्रेम नहीं है, लेकिन किसी न किसी को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि लगता तो यही है कि अर्थ रुका हुआ है। ठीक है, और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, ये वो फ्रेम होता है जब आप, है ना, कोई मूविंग बॉडी में, जो एक्सीलरेटेड बॉडी है, उसमें आप लोग जाकर बैठ जाओ, है ना, तो आपको उस टाइम जो फोर्स फील होती है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम वाली फोर्स होती है। ठीक है, तो ये आप लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ये सब क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। ठीक है, टीचर ने बताया होगा कि एक मान लो ब्लॉक है। ठीक है, एक ब्लॉक है, इस पे ऐसे करके फोर्स दो। ठीक है, और ये वो है, ऐसे जमीन है। ठीक है, इस ब्लॉक पे m मास का ब्लॉक है, उस पे फोर्स F देते हो, तो यहां अगर पूछा जाता है कि एक्सीलरेशन कितना होगा, तो आप लोग क्या बोल देते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, डायरेक्ट ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, लेकिन है ना ये आप तभी बोल पा रहे हो जब आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बैठकर देख रहे हो, मतलब बाहर बैठकर जब देख रहे हो। जब आप इसी ब्लॉक पे आप जाके बैठ जाओगे, ठीक है, इसी ब्लॉक पे बैठ जाओगे, तो आपको यह ब्लॉक मूव करता हुआ दिखेगा क्या? नहीं मूव करता हुआ दिखेगा। अब ये मत कि जमीन को देख रहे हैं, जमीन चल रहा है, तो जमीन फिर सोचेंगे कि जमीन नहीं चलता है तो मतलब हम ही चल रहे होंगे, है ना। मतलब आप जब बैठते हो फिजिक्स के किसी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब समझ लो कि आप बिल्कुल बेवकूफ हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये सोच के बैठना है ना, ये नहीं कि हम लोग सब कुछ जान रहे हैं। तो आप जैसे ही ब्लॉक पे बैठोगे, है ना, तो ब्लॉक का सरफेस को देखोगे, वो तो रुका हुआ है, तो आपको क्या प्रतीत होगा कि आप भी रुके हुए हो, है ना। इसका मतलब आप लोग यही सोचोगे कि नेट फोर्स यहाँ पे क्या है, जीरो है, या नेट एक्सीलरेशन यहाँ पे जीरो है। ठीक है, तो वो बेसिकली हुआ कैसे, है ना। इनर्शियल फ्रेम में तो इसके पास एक्सीलरेशन ए है ना। तो जैसे ही आप बैठते हो तो आप पे दो फोर्स लग रही है। ठीक है, एक फोर्स एफ ये लग रही है, ठीक है, जो ये ब्लॉक पे लग रहा था वो आप पे भी लग ही रहा है। ठीक है, और एक इसका जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो एक्सीलरेशन था, उसकी वजह से एक सूडो फोर्स जनरेट होता है, और वो सूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, उसके अपोजिट होता है। ठीक है, मान लो कि आपका मास कैपिटल एम है, तो आपके इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन इधर है, तो आप पे फोर्स, सूडो फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में कैपिटल एम इंटू ए लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या फोर्स मालूम चलेगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे भी कैपिटल एम आपका ही मास है। ठीक है, तो ये सूडो फोर्स का कंसेप्ट होता है, बहुत सिंपल में समझा दिया। ठीक है, ऐसे आप लोग जानते होंगे ये चीज। यहां पर भी वही चीज है बाबू, है ना। यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो आप अगर जाकर मास, इसी मास पे जाके बैठ गए, इसी मास पे जाके बैठ गए, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, ये मास रुका हुआ है ना। लेकिन मास रुका हुआ है ना, जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठते हो तो है ना, ऐसा नहीं कि खुश हो गए रुका हुआ है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है,
कैलकुलेशन तो करना ही है, सब कुछ तो निकालना ही है, ठीक है, क्योंकि हमको तो नहीं लग रहा है ये रुका हुआ है, तो आपको एक सूडो फोर्स वहां पे दिखाना होता है, ठीक है, सूडो फोर्स दिखाना होता है। अब मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सूडो फोर्स किधर लगता है, जो एक्सेलरेशन जो होता है मूविंग बॉडी का, एक्सेलरेशन जो होता है मूविंग बॉडी का, उसके जस्ट अपोजिट है ना 180 डिग्री पे उसके जस्ट अपोजिट सूडो फोर्स एक्ट करता है ना, जिधर नेट एक्सेलरेशन होता है मूविंग बॉडी का उसके जस्ट अपोजिट सूडो फोर्स एक्ट करता है। अब आप ही बताओ इस मास एम का नेट एक्सेलरेशन किधर है, इस मास एम का नेट एक्सेलरेशन किधर है, तो ऑब्वियसली इसका नेट एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन था, अंदर की तरफ है इसका नेट एक्सेलरेशन, तो इस पे सूडो फोर्स किधर लगेगा, इस पे सूडो फोर्स किधर लगेगा बाबू, तो सूडो फोर्स इसके जस्ट अपोजिट लगेगा, जैसा कि मैं अभी बताया सूडो फोर्स इसके जस्ट अपोजिट लगेगा, ठीक है, ये सूडो फोर्स है, ठीक है, सूडो फोर्स में ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स होता है, सूडो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल का ये सूडो, क्योंकि सेंट्रीपिटल इधर लगता है इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, तो सूडो फोर्स इधर लगेगा। अब सूडो फोर्स का वैल्यू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, जो एक्सेलरेशन बॉडी का है, तो इसका भी वैल्यू मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन ही होता है। अब आप ही लोग बताओ रेडियल एक्सेलरेशन में मान लो ये ओमेगा से अगर घूम रहा है ना, ये बॉडी ऐसे करके, तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर आर हो जाता है, अगर आर इसका रेडियस है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, ये ओमेगा किसका ओमेगा, जिस बॉडी जिस फ्रेम पे आप लोग देख रहे हो, है ना, जिस फ्रेम में बैठ के इस सब चीज को देख रहे हो, है ना, उसका ओमेगा यहाँ पर लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, इसी को एम वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हो, ठीक है, तो समझ में आ रहा है ये चीज, है ना। अब आप लोग कंफ्यूज होना शुरू हो चुके होंगे। एक क्वेश्चन मैं आज सोचा नहीं था करवाने का, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। ये कुछ नहीं है बाबू, सूडो फोर्स है ना, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर सॉल्व करना चाहो क्वेश्चन को तो ये वाला लगाना होता है ना। इसमें किधर लगाते हैं, ऐसे सेंटीमीटर फोर्स आप अंदर की तरफ लगाते हो, यहाँ बाहर की तरफ लगाओ, जस्ट बाहर की तरफ उसके 180 डिग्री पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्यों करते हैं ये सब, क्यों, है ना, सेंटीमीटर फोर्स जब पढ़ लिए तो फिर ये क्यों कर रहे हैं, तो बेसिकली क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए करते हैं, ठीक है। आप लोग देखोगे कि सर्कुलर मोशन में, है ना, इनफैक्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी आप लोग देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन, एक एससीबी में एक बहुत फेमस क्वेश्चन भी था ना, पता नहीं याद नहीं है मुझको, फिगर बनाया हुआ था 45-46 नंबर क्वेश्चन था भयंकर वाला, ठीक है। उसमें सूडो फोर्स के कंसेप्ट से वो इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर वही है ना आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करना चाहो तो इक्वेशंस की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, इसीलिए सूडो फोर्स का यूज करते हैं। तो सर्कुलर मोशन में आप लोग इस क्वेश्चन को सेंट्रीपिटल कंसेप्ट से भी यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी बना सकते हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी बना सकते हो, लेकिन हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको भी, है ना, कुछ दिनों में आदत हो जाएगी, मुझको तो आदत है, ठीक है। तो है ना, इसको सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लो यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत है, यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो कि एक ब्लॉक एम है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर है, इसकी स्पीड v है, ठीक है, और रेडियस r है, ठीक है। इनर्शियल वाले कंसेप्ट से क्या कैसे सॉल्व करोगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या सॉल्व करते हैं कि सर टेंशन इधर लग रहा है, टेंशन इधर लग रहा है ना, और टेंशन ही किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, ये टेंशन वाली फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना होता है mv स्क्वायर बाय r, ठीक है, मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन mv स्क्वायर बाय r, तो देखो t का वैल्यू mv स्क्वायर बाय r आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लगाए, t इज इक्वल टू fc इज इक्वल टू mar, ठीक है, टेंशन इज इक्वल टू नेट मास इनटू नेट एक्सेलरेशन होता है, अरे यार फिर से देखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स कौन सा है, टेंशन फोर्स है, अब समझ लो, फोर्स टेंशन फोर्स है, मास तो m ही है, नेट एक्सेलरेशन इसका किधर है, अंदर की तरफ है, और उसका वैल्यू कितना है, रेडियल एक्सेलरेशन के बराबर ही है, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू जो कि किसके बराबर है, mv स्क्वायर बाय r के बराबर, आ गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करके देखते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर ऐसे करके लगा हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, रेडियस r है, v वेलोसिटी सब कुछ वही है, ठीक है।
अब यहाँ पर होता क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप क्या करते हो, जाके बॉडी पे ही जाके बैठ जाते हो, ठीक है। तो आप जाके बॉडी पे बैठोगे तो लगेगा कि बॉडी तो रुकी हुई है ना। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। चलो बैठ जाओ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही दिक्कत है, बैठ गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक तो टेंशन फोर्स लग रही है, ठीक है, एक सूडो फोर्स, जैसे ही तुम यहाँ पर बैठे तो तुमको एक सूडो फोर्स लगाना होगा, ठीक है। सूडो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, मास इनटू नेट एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन बस नेट एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है उस फोर्स का। तो यहाँ पे जो सूडो फोर्स है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर v²r/r, और ये बेसिकली क्या है, सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स है, ठीक है। और इसी सूडो फोर्स को है ना एक इज्जतदार नाम दिया गया जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई होप इट्स क्लियर नाउ, ठीक है। अब क्या करना है, नेट फोर्स 0 है यहाँ पर, यानी बैलेंस्ड होगा सब कुछ, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऐसा कह सकते हो। तो इधर एक t है, इधर mv²r है, तो यहाँ पे आग बंद करके t mv²r लगा दिए। यहाँ पे सोचना पड़ रहा था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास लिखो एक्सीलरेशन लिखो, यहाँ देखो डायरेक्ट फोर्स को बैलेंस कर दिया, यहाँ पे कोई मास इनटू एक्सीलरेशन लगने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि तुम उसी फ्रेम पे बैठे हुए हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग को एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मुझे, ठीक है। कभी नहीं ये सब क्वेश्चन आएगा आप लोग को, बस कंसेप्ट समझाने के लिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या आपको कंसेप्ट में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इस लेक्चर को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, और एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो देखो क्या है कि सर्कुलर मोशन में जो डायनेमिक्स का जो पार्ट है वो लोग स्टार्ट कर चुके हैं, थ्योरी खत्म हो गया, यकीन मानो मेरा, थ्योरी मैक्सिमम थ्योरी यहाँ पर खत्म हो गया है, ठीक है। कुछ स्पेशल है ना टॉपिक्स है, उसको हम लोग बाद में पढ़ते रहेंगे, थ्योरी है ना बेसिकली यहाँ पे खत्म हो गया। तो अगला 4, 5, 6 लेक्चर तक ना न्यूमेरिकल्स ही चलते रहेंगे, और उस न्यूमेरिकल से तुम्हारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे और अगर तुमको समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन, इससे हार्ड क्वेश्चन है ना कल स्ट्रिंग से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि जैसे अगर आप लोग लेक्चर देख रहे हो, बहुत बच्चों का होता है कि थ्योरी पढ़ लिए, है ना, न्यूमेरिकल्स जाके बुक से सॉल्व कर लेंगे, नहीं, ऐसा मत करना बिल्कुल, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल वहां डायरेक्ट जाके सॉल्व करोगे तो नहीं, क्योंकि वहां बहुत सी चीजें न्यूमेरिकल्स में भी सीखने को मिलती रहेगी, ठीक है। नया कुछ नहीं रहेगा, लेकिन आपको कैसे लगाना है, उसको कैसे यूज करना है वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग न्यूमेरिकल्स को भी बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। थ्योरी तो बहुत ईजी है, न्यूमेरिकल्स ही हार्ड होगा, ठीक है। फ्रिक्शन भी आ जाएगा न्यूमेरिकल में आते आते, और मेरे टॉपिक का नाम जो आपको यूट्यूब पे मिलेगा वहां न्यूमेरिकल्स ही लिखे रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल्स देखना बहुत जरूरी है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल्स इसके प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग नोट कीजिए इसको। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।